हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है कोरल और कोरल रीफ। कोरल जिनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवाल, प्रवाल क्या होते हैं और प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं। हम बात करेंगे प्रवाल शैल श्रेणियों के बारे में भी। आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण से संबंधित है, एनवायरमेंट से संबंधित है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके बारे में सारा कुछ सीखते हैं। कुछ इंसिडेंट्स भी हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं, उनको भी यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो अब समझते हैं कि प्रवाल क्या होता है, क्या होती है प्रवाल। प्रवाल जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोरल, समुद्री पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला जेलफिश और एनीमोन से संबंधित एक अकशेरुकीय समुद्री जीव होता है। ये एक समुद्री जीव होता है जो कि अकशेरुकीय है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्टेब्रेट एनिमल। तो एक तरह से समुद्री पौधों की विशेषताओं को ये प्रदर्शित करता है और ये एक जीव होता है। यह एक सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव होता है जो कि समूह में रहता है और ये हमेशा समूह में रहता है। चूना पत्थर जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं से निर्मित इसका निचला हिस्सा होता है और इसके निचले हिस्से को क्या बोला जाता है कैलिकल्स, और काफी कठोर होता है जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है। तो प्रवाल भित्तियां, अभी हमने प्रवाल के बारे में सीखा। ये सूक्ष्म जीव होता है जो पौधों की विशेषताएं दिखाता है, समुद्री पौधों की विशेषताएं। और फिर इसके बाद अब आते हैं प्रवाल भित्तियों में। तो प्रवाल से प्रवाल भित्तियां बनती हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण तब शुरू होता है जब प्रवाल पॉलिप्स स्वयं को समुद्र तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो प्रवाल पॉलिप्स होते हैं वो अपने आप को समुद्र तल में जो चट्टानें होती हैं उनसे जोड़ देते हैं और फिर हजारों की संख्या में विभाजित हो जाते हैं, जिससे कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। धीरे धीरे कई सारे प्रवाल पॉलिप्स कैलिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं। फिर जैसे जैसे प्रवाल पॉलिप्स की ये कॉलोनियां अन्य कॉलोनियों के साथ जुड़ती हैं तो इससे प्रवाल भित्तियों का कोरल रीफ्स का निर्माण हो जाता है और वो एक कोरल रीफ्स के फॉर्म में आ जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में कुछ प्रवाल भित्तियों के निर्माण की शुरुआत तकरीबन 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये इतनी पुरानी है। ऐसे कुछ ऐसे प्रवाल भी होते हैं जो कॉलोनियों और भित्तियों में शामिल नहीं होते हैं, इन्हें सॉफ्ट प्रवाल बोलते हैं। ये समुद्र के नीचे झाड़ियों, घास और वृक्षों जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी प्रवाल होते हैं या रीफ्स होते हैं जो किस तरह से दिखाई देते हैं, समुद्र के नीचे जैसे झाड़ियां, घास या वृक्षों के जैसे भी दिखाई देते हैं। कोरल रीफ जिसको हम हिंदी में प्रवाल भित्ति बोलते हैं इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम। ये एक तरह से जल के अंदर रहने वाला इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, कैरेक्टराइज बाई अ रीफ बिल्डिंग कोरल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो कोरल्स होते हैं वो रीफ का निर्माण करते हैं। जब एक साथ मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं तो उसको रीफ बोलते हैं। रीफ्स आर फॉर्म्ड ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स मिल के जुड़ के एक साथ रीफ्स बना लेते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट करता है। मोस्ट रीफ्स आर बिल्ट फ्रॉम स्टोनी कोरल्स whose polyps cluster in groups। इनको क्योंकि ये एक पारिस्थितिक तंत्र है और ये इतना समृद्ध होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री वर्षावन भी कहीं कहीं पे कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही समृद्ध होता है। जैसे कि पृथ्वी पे अगर जमीन पे देखा जाए जो वर्षावन है वो बहुत समृद्ध है, पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसी तरह से जो कोरल रीफ्स हैं वो भी बहुत समृद्ध हैं और वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अंडर वाटर इकोसिस्टम। तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रवाल होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका निचला हिस्सा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैलिकल्स बोलते हैं। और वो आपस में जुड़ने लगता है, चट्टानों से पहले समुद्र की जुड़ता है, फिर आपस में जुड़ के कॉलोनी का फॉर्म बना लेता है और जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्तियां भी बोलते हैं। और ये प्रवाल भित्तियां बढ़ती चली जाती हैं और फिर एक तरह से शैल श्रेणियों का, माउंटेन रेंज का भी रूप धारण कर लेती हैं। इस तरह के फॉर्म, कई तरह के फॉर्म भी बनाती हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया गया एक तरह से एटॉल्स है। एटॉल्स का क्या मतलब होता है, प्रवाल द्वीपी वलय। तो इस तरह का एक फॉर्म बनाते हैं ये लोग। ये मालदीव के पास का मतलब पिक्चर है और वहां पे इस तरह के प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। ये बीच में जो सी वाटर की लेक जैसी बन जाती है इसको लैगून बोला जाता है। और ये चारों तरफ यहाँ पे ये टूटी फूटी होती है जिससे पानी इसके अंदर भी चला आता है और बाहर भी चला जाता है। और ये जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो मेनली उन सब जगहों में पाई जाती हैं, उथली जगह पे पाई जाती है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश वहां नीचे तक पहुंच सके। और उसकी वजह से ये, क्योंकि ये समुद्री पौधों की तरह होती हैं तो एक तरह से
इनको प्रकाश की जरूरत होती है। प्रवाल भित्तियां प्रायः उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में भी मिलते हैं, जहां पे तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये शैल श्रेणियां समुद्र तल से थोड़ी दूर हटकर, ये जो भित्तियां हैं वो समुद्र का जो किनारा होता है उससे थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच छिछले लैगून बन जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे फिर ये एक तरह से छिछले लैगून बन जाते हैं, और ये एक तरह से क्या है, एक झील, जिसको समुद्री झील होती है, जिसको लैगून भी बोला जाता है। प्रवाल कम गहराई में पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पे सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। जहां अधिक गहराई पे सूर्य का प्रकाश कम होता है और ऑक्सीजन भी कम होती है, तो इनके फलने फूलने की स्पीड बहुत कम होती है वहां पे। बट जहां पे उथला होता है वहां पे ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और वहां पे बहुतायत या मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह के जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉल्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रवाल द्वीपीय वलय। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं। तो अब ये कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वहां पे बहुत अधिकता में पाई जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है उन क्षेत्रों में, तो हम बात करेंगे कि प्रवाल भित्तियों या प्रवालों के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं। ठीक है, कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो इनके फलने फूलने में ज्यादा सहायक हैं। तो मेनली ये उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पे थोड़ा टेम्परेचर होता है, 27 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। उष्ण कटिबंधों या फिर उपोष्ण कटिबंधों में ज्यादातर प्रवाल या प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। इनके लिए जो छिछले सागर होते हैं वहां पे ही ये पाई जाती हैं, और इनके लिए गहराई 200 से 250 फीट मैक्सिमम गहराई होती है। तो वहां पे इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। साथ ही इनके लिए स्वच्छ जल की जगह फेवरेबल कंडीशन होती है, ऐसा जल जहाँ पे अवसाद की मात्रा कम हो, सेडिमेंट्स की मात्रा कम हो। सागरीय लवणता भी इनके लिए 27 से 30% जो होती है वो फेवरेबल होती है। और सागरीय धाराएं इनके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, लाभदायक होती हैं, क्योंकि उनके लिए भोजन वहां से प्राप्त होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धाराओं के माध्यम से इनको मिलते हैं। बंद सागरों में ये बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि वहां पे फिर लवणता और टेम्परेचर में भी वेरिएशन होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ये बहुत कम पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ्स के लिए कुछ एरिया बहुत ही फेवरेबल होते हैं, और ये एरियाज में कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में हम बात किया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कोरल रीफ्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं या फिर पाई जाती हैं। बात करेंगे कि जो कोरल रीफ्स होती हैं वो किस तरह की संरचनाएं बनाती हैं, और उनकी संरचनाओं के हिसाब से उनको वर्गीकृत भी किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की कोरल रीफ्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला टाइप है तटीय प्रवाल भित्तियां, जिनको हम फ्रिंजिंग रीफ्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। समुद्र तट के किनारे में पाई जाती हैं। ये जो भी समुद्र तट के किनारे के एरिया है वहां पे ऐसी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, और ये ज्वार जब आता है, जब लो टाइड होती है, तो उस समय मंच के रूप में ये दिख जाती हैं। तो इस तरह का ये संरचना होती है इनकी। फिर दूसरा टाइप का क्या होता है, प्रवाल रोधिकाएं, जिनको बैरियर रीफ्स भी बोलते हैं, और एक बहुत ही फेमस बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ। तो इस प्रकार की शैल भित्तियां समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे कि इनके और तट के बीच में छिछले लैगून बन जाते हैं। जो थोड़ा से दूर पे पाई जाती हैं, तो जो बीच का एरिया होता है वो लैगून की तरह बन जाता है। कहीं पर ये लैगून गहरे होते हैं, कहीं पर तो बहुत छिछले होते हैं, बट कहीं पर काफी गहरे होते हैं, जिससे कि वहां पे एक तरह से बंदरगाह बन जाता है, और जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं जहाजों को लाने के लिए। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले अनेक ज्वालामुखी द्वीप जो हैं, उनके चारों ओर इस तरह की भित्तियां पाई जाती हैं, बैरियर रीफ पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप है अडल। अडल या इसको अटॉल्स इंग्लिश में बोलते हैं, प्रवाल द्वीपीय वलय। वलय एक तरह की वलय की सर्कुलर टाइप की होती हैं, और ये सर्कुलर तो होती हैं, और जिसकी वजह से बीच का एरिया जो होता है वो छिछला पानी भर जाता है, उसमें समुद्री पानी होता है, और वो एक तरह से लैगून बन जाता है। और ये जो वलय होती है वो टूटी फूटी होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, जिससे कि पानी अंदर आता जाता रहता है, और हम भी अगर उसके अंदर जाना चाहते हैं तो इन्हीं संतत रास्तों से हम लोग वहाँ लैगून के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह की होती है, जैसे कि इस पिक्चर में भी मैंने बताया था कि ये जो लैगून है ये मालदीव के आसपास की, इस तरह के कई सारे लैगून वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे एक है, इधर भी है। तो इस तरह से ये पिक्चर है, तो इस तरह से इसमें दिख रहा है कि ये बहुत ही कंटिन्यूअस है, बट अगर क्लोज देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ब्रोकन एरियाज होते हैं, जिससे पानी भी अंदर आता जाता रहता है, और साथ ही यहाँ से वोट से जाया जा सकता है अंदर। तो इस तरह की संरचना होती है एटॉल्स की। अब बात करते हैं प्रवाल भित्तियों के महत्व के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और हमारे एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही इनके संरक्षण का काम भी किया जाता है। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं
तो वो इंपॉर्टेंस क्या है, प्रवाल भित्तियां समुद्र के नीचे एक प्रकार का शहर होता है, शहर हम लोगों का नहीं, समुद्री जीवों का शहर और प्रवालों का शहर होता है, जो कि समुद्री जीवन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाकी जीवों के लिए भी जो समुद्र के अंदर रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएन का एक कार्यक्रम है, उसके अनुसार प्रवाल भित्तियां विश्व के आधे से अधिक मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इतने सारे लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में माना जाता है और यह न केवल एक अनेक प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों का आश्रय स्थल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मछलियां यहाँ अंदर रहती हैं और बहुत सारे जीव भी रहते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल औषधियों में भी किया जाता है। जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, प्रवाल होते हैं, इनका यूज मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, जैसे कैंसर, गठिया, बैक्टीरियल संक्रमण, वायरस या अन्य बीमारियों से संभावित इलाज के रूप में अब प्रवाल भित्तियों का भी परीक्षण किया जा रहा है। तो इनसे मेडिसिन डेवलप की जा रही है, उनकी टेस्टिंग चल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों की आजीविका यहाँ से चलती है। जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, वहाँ पे पर्यटन से बहुत उनको कमाई होती है। साथ ही ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी, इनका भी यूज करके बहुत सारे लोगों की आजीविका चलती है। हम लोगों ने अभी सीखा कि प्रवाल भित्तियों का क्या महत्व है हमारे लिए, मानव जीवन के लिए, और पर्यावरण में इसका क्या महत्व है। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ खतरों के बारे में, जो प्रवाल भित्तियों के लिए खतरे हैं इस वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, वो प्रवाल फॉलिप्स या प्रवाल भित्तियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। विश्व भर में इस खतरे को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन बोलते हैं। कोरल ब्लीचिंग के तहत जब तापमान, प्रकाश या पोषण, ये तीन चीजें हैं, तापमान, टेम्परेचर या लाइट, या फिर उनका न्यूट्रिशन, पोषण, किसी भी में परिवर्तन के कारणों के कारण प्रवालों में तनाव बढ़ता है। जो प्रवाल होते हैं उनमें इनके परिवर्तन की वजह से एक तरह से स्ट्रेस आ जाता है, तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल, उनके ऊतकों में एक सहजीवी शैवाल निवास करता है, तो इस टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से वो इसको निष्कासित कर देते हैं, इसको हटा देते हैं अपने से, जिसके कारण प्रवाल का रंग सफेद हो जाता है और इस तरह से इसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। उसका कलर जो होता है उस प्रवाल का, वो खत्म हो जाता है और सफेद हो जाता है, तो उसको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। जो इन प्रवालों या प्रवाल भित्तियों का जो अपना रंग होता है, वो इन सहजीवी शैवालों की वजह से ही होता है। जिस तरह का शैवाल होगा उसी तरह का उसका कलर होगा। अभी हम लोगों ने पिक्चर्स में देखा कि कई तरह के कोरल रीफ्स होते हैं, उनका कलर कई तरह से होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, जहां विश्व की सबसे अधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तापमान में वृद्धि के कारण, जलवायु परिवर्तन में सी वाटर टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वृद्धि के कारण कुल 6 बार कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। कोरल ब्लीचिंग के कारणों को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जो प्राकृतिक कारण है और जो मानव निर्मित कारण है। तो प्राकृतिक कारण में हमने देखा कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे सी वाटर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। एल नीनो की वजह से भी होता है, जब भी जिस ईयर में एल नीनो आता है उससे इफेक्ट पड़ता है। हरिकेन जो आते हैं वो भी इसके कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं। तो ये जो हो गए प्राकृतिक कारण हो गए। मानव निर्मित कारण की बात करें तो जैसे कि कोरल माइनिंग होती है, ठीक है, तो उससे कोरल खराब होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये तो मानव निर्मित कारण भी हो है, क्योंकि हमारी वजह से, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सी लेवल टेम्परेचर राइज हो रहा है और सी का लेवल भी राइज हो रहा है, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो इसकी वजह से भी डेप्थ है जो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। ओवर टूरिज्म, जिन एरिया पे कोरल रीफ्स हैं वहाँ पे टूरिज्म, हम लोगों ने बात की कि ग्रेट बैरियर रीफ्स में बहुत सारा टूरिज्म से जो अर्निंग होती है, तो वहाँ पे अगर ओवर टूरिज्म होगा तो भी उसमें नष्ट होता है, कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से भी नुकसान पहुंच रहा है। जो हमारे समुद्र हैं उसमें बहुत प्लास्टिक पोल्यूशन हो चुका है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी जाता है, जो शहरों के किनारे जो सी शोर पे कोरल रीफ्स होती हैं, जैसे हमारे मुंबई में हो गया, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो जाता है, उसकी वजह से भी कोरल रीफ्स को नुकसान होता है। एग्रीकल्चर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर वेस्ट भी वहाँ पे डाला जाता है समुद्र में जाके, फाइनली वहीं पहुँचता है, उसकी वजह से भी। और ये ओवर फिशिंग की वजह से, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने से भी कोरल रीफ्स को नुकसान होता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मिलते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये पिक्चर है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी पिक्चर है। तो इस तरह से उसका लैंडस्केप है
और जब उसमें कोरल ब्लीचिंग होती है तो ये इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। अदरवाइज उनका कलर बहुत ही वाइब्रेंट होता है और बहुत तरह के कलर होते हैं, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने पिक्चर देखी। कोरल ब्लीचिंग से ऐसा नहीं होता कि वो मतलब नष्ट हो जाता है, बस उसका कलर चला जाता है। कोरल रीफ के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर और हमारे भारत के स्तर पर कई सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल की शुरुआत की गई थी 1994 में, और इसके बाद इसके अभी 60 सदस्य हो गए हैं, 60 देश सदस्य हो गए हैं, और 2008 को कोरल रीफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। तो इस तरह से वैश्विक पहल भी चल रही है इसके संरक्षण की। भारत में पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, और साथ ही एक प्रशिक्षण प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की मदद से चल रहा है। तो इस तरह के काम किए जा रहे हैं कोरल रीफ के संरक्षण के लिए। अब बात करते हैं जो करंट में अभी इशू है। तो करंट में एक इशू है कि बृहन मुंबई नगर निगम, जिसको बीएमसी बोलते हैं, ये म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन है मुंबई का, तो उसने 12,700 करोड़ रुपए की एक मुंबई तटीय सड़क परियोजना के लिए प्रवाल कोरल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने के लिए एक योजना बनाई है कि ये एक परियोजना शुरू हो रही है जो तटीय सड़क बनाने की परियोजना है। तो उस रास्ते पे कुछ प्रवाल रीफ्स हैं, तो उनको वहां से हटाया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। तो बृहन मुंबई बीएमसी मरीन ड्राइव और मरीन लाइन को जोड़ने वाली राजकुमारी स्ट्रीट फ्लाईओवर से दक्षिण मुंबई के वर्ली तक 10.58 किलोमीटर की परियोजना पर को कार्यान्वित करने का विचार कर रही है। ठीक है, तो बृहन मुंबई नगर बीएमसी का लक्ष्य आगामी माह में कुल 18 प्रवाल कॉलोनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना है। तो ये 18 कॉलोनियां हैं डिफरेंट जगह पे, उस एरिया पे आने वाली, तो इनको जगह इनकी स्थानांतरित करेंगे ये लोग। मुंबई के आसपास कुल 11 स्पेसीज ऑफ कोरल्स पाए जाते हैं, तो उसमें से इस तरह की ये न्यूज़ थी काफ़ी दिन पहले, तो यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मुंबई में प्रवाल समुद्री जीवों की एक विशाल आबादी मौजूद है। मुंबई तट के किनारे पाए जाने वाले अधिकांश प्रवाल तेजी से विकसित होने वाले सॉफ्ट प्रवाल हैं। ठीक है, तो ये तेजी से विकसित होने वाली प्रजातियां हैं यहाँ पे। वहीं प्रवालों की कुछ छोटी कॉलोनियां मरीन ड्राइव, गीता नगर, जिसको कोलाबा भी बोलते हैं, हाजी अली और वर्ली में पाया गया है। बृहन मुंबई बीएमसी की मुंबई तटीय सड़क परियोजना के क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किए गए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एनआईओ को नियुक्त किया गया। इसने वर्ली हाजीपुर में 6 प्रवाल प्रजातियों की पहचान की है। यहाँ पे इतनी सारी मुंबई के आसपास प्रवाल की प्रजातियां हैं, भित्तियां हैं, कॉलोनियां हैं, तो उनके बारे में एक रिसर्च करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को नियुक्त किया गया है, और यहीं से फिर डिसाइड किया गया है कि 18 जगहों की वो लोग स्थानांतरित करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो स्थानांतरण है वो कैसे होगा और ये फिजिबल भी है कि नहीं, इसके बाद वो प्रवाल प्रजातियां बचेंगी कि भी नहीं। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार हाजी अली की प्रवाल कॉलोनियों को मरीन लाइंस के पास स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि वर्ली में मौजूद प्रवाल कॉलोनियों को मुंबई तटीय सड़क परियोजना के निर्माण स्थल से कुछ दूर पर स्थानांतरित किया जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी कुछ काम शुरू हो गया है। हस्तांतरण के बाद जीवन की दर और हस्तांतरण के तरीके, कौन सा तरीका यूज किया जाएगा, इसके अध्ययन के लिए लक्षद्वीप, कच्छ, तमिलनाडु के समुद्री तटों पर पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू किए गए हैं। इसके पूर्व महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 3 वर्षीय परियोजना के अंतर्गत प्रवाल के हिस्सों को नायलॉन के धागे की मदद से कंक्रीट फ्रेम से जोड़ा गया था, फिर उनको समुद्र तल में उनकी वृद्धि के लिए उपयुक्त गहराई पर छोड़ दिया गया है। तो ये भी काम 3 साल की परियोजना के अंतर्गत हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार प्रवाल की वृद्धि दर उनकी प्रजातियों पर निर्भर करती है, सभी की एक जैसी नहीं होती, जिस तरह की प्रजाति होगी उसके हिसाब से निर्भर करती है। अध्ययन के अनुसार प्रवाल की कुल प्रजातियां 10 सेंटीमीटर की दर से बढ़ती हैं, जबकि कुछ प्रवाल प्रजातियां 0.3 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती हैं। तो इस तरह से वेरिएशन भी पाया जाता है इनकी वृद्धि दर में। इस स्थानांतरण के दौरान जीवन कैसा होगा, जीवन दर कैसी होगी, उसके बाद जीवन दर कैसी होगी, तो कुछ विशेषज्ञों का मत है कि प्रवाल कॉलोनियों के हस्तांतरण के दौरान उच्च जीवन दर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि उन प्रवाल कॉलोनियों को उसी तरह की पर्यावरणीय विशेषताओं में ले जाया जाए, जिस तरह में वो पहले थी उसी तरह की पर्यावरणीय दशाएं होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होनी चाहिए। इस संबंध में समुद्र की गहराई, जल का प्रवाह और प्रकाश की मात्रा आदि काफी महत्वपूर्ण है कि उतनी ही गहराई लगभग होनी चाहिए, जल का प्रवाह लगभग उसी तरह का होना चाहिए और प्रकाश की मात्रा भी उसी तरह की होनी चाहिए।
कई जानकारों ने बीएमसी को हाजी अली और वर्ली में मौजूद प्रवाल कॉलोनियों को मानसून के बाद किसी अन्य स्थान पर भेजने का सुझाव दिया है जब प्रवाल अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ होंगे। तो ऐसा कहा गया है कि मानसून के बाद उनको भेजना चाहिए क्योंकि उस समय प्रवाल जो वहां के प्रवाल हैं वो थोड़े स्वस्थ होते हैं, ज्यादा स्वस्थ होते हैं। तो आज हम लोगों ने इस लेसन में सीखा कि प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, प्रवाल क्या होते हैं, इनके महत्व के बारे में सीखा और इनके लिए क्या क्या खतरे हैं इसके बारे में बात की। इसके संरक्षण के क्या कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे देश में और वैश्विक स्तर पर, इस पर भी बात की। अब हम देखते हैं कि भारत के आसपास कौन कौन सी मुख्य जगह हैं जहां पे वो पाई जाती हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं और कच्छ की खाड़ी में सबसे कम पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में भी ये पाई जाती हैं, लक्षद्वीप के आसपास भी पाई जाती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा तथा केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में भी आंशिक स्तर पर प्रवाल पाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारे भारत के आसपास के एरिया में जो पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियां हैं। इनको हमें याद रखना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में आता है तो अगर मैप में हम इनको दिखा सकते हैं इनकी लोकेशन, तो वो फिर हमारा आंसर काफी रिच हो जाता है अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो। So this is all for this lesson. I think this lesson is very informative and very good for exam. Thank you.